ओके। टीओए के अंदर ना सारे जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्प्रिंग 2025 का, ये रिपीटर्स वाला था मेरा ख्याल है। तो इसके अंदर आप देख लो, सबसे पहले आपको एक तो क्या नाम है, ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम फॉर सिंगल टेप डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, एक ट्यूरिंग मशीन का सवाल आ जाता है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का। उसके बाद एक ड्राई रन का आ जाता है, या गेस करो ये लैंग्वेज क्या है। ठीक है, उसके अलावा पंपिंग लेमा का एक सवाल आ जाता है। इसके अंदर भी आया हुआ है, इसके अंदर भी आया हुआ है, सब में आया हुआ है। ठीक है, तो पंपिंग लेमा उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या प्रूफ टेक्निक्स हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए क्या है। तो उसके लिए तो पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया, मैं उसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगाऊंगा। बकाया जो बातें हैं, कुछ लाइक पेपर में आती होती हैं, डीएफए मेरा नहीं ख्याल है स्टेट एलिमिनेशन आएगी, लेकिन आ सकती है। एक वो अनाउंसमेंट थी कि कन्वर्जन्स इंक्लूडेड नहीं है, बाद में जाके वो बैक ट्रैक कर दिया था सर ने, कहा था जी कि वो खाली मैं एप्सिलॉन एनएफए की कन्वर्जन्स की बात कर रहा हूँ। तो कन्वर्जन्स उससे हैं, वो तो मसला कोई नहीं है, स्टेट एलिमिनेशन एक बार देख लेना आई गेस। उसके अलावा जो है क्या नाम है अपना, डीएफए मिनिमाइजेशन, वो मेरा पिछली बार रह गया था, तो वो मैं वीडियो के एंड पे कवर कर दूंगा, क्योंकि पहले मिड वन में भी इंक्लूडेड नहीं था, मिड टू में भी नहीं था। तो उसके अलावा बस यही है ट्यूरिंग मशीन्स वगैरह। और आपको पता ही है मल्टी टेप का भी एक सवाल आ जाता होता है, एक नॉर्मल आ जाता है, एक ड्राई रन आ जाता है, तो सीधा ट्यूरिंग मशीन्स भी चलता है। अब किताब में ना ट्यूरिंग मशीन्स के लिए ये 5 ट्यूपल डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया, और सेट ऑफ टेप सिंबल्स हो गया। तो जो सिग्मा है ना, ये उसी तरह से जैसे पहले था कि इनपुट में क्या सिंबल्स आ सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज ए बी के ऊपर है तो उसके अंदर खाली ए बी होंगे। और जो गैमा है ना, वो बता रहा होगा कि टेप पे क्या क्या हो सकता है। अब उसके अंदर ए भी होगा, बी भी होगा, उसके अलावा साथ होगा क्या नाम है, वो सिंबल्स जो आप खुद राइट करते हो। फॉर एग्जांपल आप अपर केस ए और अपर केस बी, या फिर एक्स या वाई आप साथ डाल रहे हो, तो वो भी इसी सेट के अंदर आप डालोगे। बाद में फिर आ जाता है कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट क्या होगी और ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। ये है बुक वाली। अब बुक के अंदर ना जो लिखा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ट्यूरिंग मशीन की ये है, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये ऑर्डर चेंज है क्यू नॉट और डेल्टा का। और उसके अलावा ना साथ आप नल सिंबल भी बता देते हो अपनी मर्ज़ी का, कि बाय डिफ़ॉल्ट डेल्टा डालना है आपने टेप पे, या डायमंड डालना है, जो मर्ज़ी डालना है। और दूसरी जो चीज़ है वो है फाइनल स्टेट्स भी आपने लिखी होती है। अब इसके अंदर इसने फाइनल स्टेट्स लिखी नहीं हुई। जहाँ तक फाइनल स्टेट्स की बात आती है, इसके अंदर इसने एच ए और एच आर अपनी कस्टम बनाई हुई है, और उसका इम्प्लिसिट मीनिंग है। तो आप उस वाली नोटेशन के साथ अगर चलना चाह रहे हो वो भी सही है। उसने बाय डिफ़ॉल्ट अस्यूम किया हुआ है कि ब्लैंक सिंबल डेल्टा है, तो ये एक सिंप्लीफाइड है, और अक्सर केसेस में आप यूज़ ऐसे ही कर रहे होगे। लेकिन जनरली ट्यूरिंग मशीन की ये डेफिनेशन होती है। तो और एक और बात थी, कुछ लोग ना हॉल्ट को समझते हैं कि लाइक खाली बुरे वाले केस में या अच्छे वाले केस में हॉल्ट होता है। हॉल्ट बस यही है कि मशीन रुक गई है, चाहे वो एक एक्सेप्टिंग स्टेट पे रुकी हो या नॉन एक्सेप्टिंग पे रुकी हो। तो हॉल्ट बस हॉल्ट है, कि मशीन क्रैश हो गई है या मशीन रुक गई है वगैरह, कि उसको कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं मिली अपने इनपुट को हैंडल करने के लिए। तो अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे हो जाएगा तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो वगैरह, बस लाइक ये बेसिक सी बातें थे। तो ये 5 ट्यूपल 7 ट्यूपल की बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं सबसे बेसिक किस्म की ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ए एन बी एन सी एन। अब आपको पता ही है कि हम ए रीड करते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते जाते हैं जब तक हमें अगला बी नहीं मिल जाता, तो हमने एक ए रीड किया, उसके लिए एक बी भी मार्क कर लेता है, इसी तरह एक सी भी मार्क कर लेता है। तो जैसे आपने एक ए पढ़ा है, उसके लिए एक बी और सी मार्क करके वापस आ जाते हो आप। फिर आपको जैसे ही कैपिटल ए मिलता है तो आप फिर से आगे चले जाते हो, और आगे से यही लूप चलाई जाते हो, जब तक आपका एज़ की जगह ना आगे बीज नहीं आ जाता। जब बीज आ जाते हैं आगे, तो उसके बाद आपको पता होता है कि ठीक है, अब मैंने बस कंफर्म करना है कि कोई आगे एक आध बी एक्स्ट्रा या सी एक्स्ट्रा तो नहीं है ना, मतलब सारे अपर केस में होने चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से ये होता है। तो इसकी बड़ी सिंपल ट्यूरिंग मशीन बनती है। आप देख सकते हो कि ये स्टार्टिंग स्टेट क्यू ज़ीरो के अंदर ए रीड करेगा तो एक्स प्लेस कर देगा और राइट पे चला जाएगा, जैसे हम अभी कर रहे थे, ये वाली चीज़, ठीक है। उसके अलावा एक लूप है कि चाहे आपको एज में, अभी इन्होंने एक्स और वाई किया हुआ, मैंने अपर केस ए और अपर केस बी किया हुआ, एक ही बात है।
तो इसके अंदर इतना कुछ खास देखने वाला नहीं है, बस इसके अंदर यही एक डिफरेंट चीज़ है जो मैंने अभी तक दिखाई नहीं है, वो यही है कि एंड पे वो एक कॉन्फर्मेशन वाला हिस्सा भी है जो एंड ऑफ स्ट्रिंग तक चलता है कि वाई जी जी वगैरह इस तरह से। तो ये बात हो गई। अब इन्होंने ब्लैंक के लिए अपर केस बी यूज़ किया हुआ है, हम डेल्टा यूज़ करते हैं, तो वही बात है कि जनरली आप खुद डिफ़ाइन करते हो, लेकिन हमारी किताब में सिंप्लीफाइड वर्जन है। अच्छा, अब आते हैं असल सवालों में। तो एक सवाल जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था वो था चेक के एक्स वाई की सबस्ट्रिंग है या नहीं है। मतलब आपको दो सेपरेटेड स्ट्रिंग्स मिली हुई हैं, आपने बताना है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के अंदर कहीं पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इसका ना एल्गोरिथम काइंड इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ आ जाती है, ये आप नोट करो कि मैंने ना ग्रे आउट किया हुआ है पिछला वाला डेल्टा। उसकी वजह यह है कि हमें ये बताया गया है कि आप ना अपने पीछे वाला डेल्टा रीड नहीं कर सकता, ठीक है। आप पीछे जाके डेल्टा रीड करोगे मशीन क्रैश हो जाती है, तो वो हमने नहीं करना। अब ये जो चीज़ है कि फिर इसके अंदर कुछ टीचर्स ने ये कहा है कि आप सबसे पहले ही ना अपनी पूरी स्ट्रिंग को शिफ्ट राइट कर लो, शुरू में खुद डेल्टा डाल दो या कोई हैश वगैरह डाल दो, कोई स्पेशल सिंबल डाल दो। एक ये ऑप्शन आपके पास। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पे उसकी जगह राइट कर लो, जिससे आपको खुद पता चल जाए कि यार ये पहले वाला बी था। तो मैं अक्सर बार ये करता हूँ, तो मैं बार लगा देता होता हूँ ऊपर, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कौन सी कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हो, मुझे ये आसान लगती है, मैं इसलिए इस तरह से करता हूँ। तो अब एक्चुअल आपका शुरू होएगा। ये हमारे प्री प्रोसेसिंग वाला था, Q0 के बाद हम इमीडिएटली बस मार्क करके स्टे कर लिए और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम शुरू होएगा। अब यहाँ पे बी लिखा हुआ ना, तो मेरी जो ट्यूरिंग मशीन होएगी वो बी पढ़ेगी और मार्क कर लेगी एज रेड। तो मैंने रेड के लिए मैंने अपर केस यूज़ किया हुआ है, अनरेड के लिए लोअर केस यूज़ किया हुआ है। अब उसने पढ़ लिए बी है, तो अब उसको पता है कि बी ढूंढना है आगे। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये उसकी स्टेट में स्टोर हो रही है। मतलब अगर उसने ए पढ़ा होता इस क्यू स्टार्ट के बाद, ए वाले एक और पाथ है, बी वाला एक और पाथ है, ये बेसिकली फॉर्क हो गया, ठीक है। और आगे जाके किसी मौके के बाद वापस जुड़ जाएंगे पाथ्स, लेकिन ये कम्प्लीटली अब डिफरेंट पाथ्स चल पड़े, ठीक है। कि और ये जो सारी चीज़ें होंगी आपकी स्टेट के अंदर होगा कि पहले बी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्टेट्स के अंदर पड़ी हुई है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये बी रीड किया, अब इसने क्या करना है, इसने नेक्स्ट स्ट्रिंग की तरफ जंप करना है, तो हैश के आगे तक आ जाएगा। जैसे ही हैश रीड करेगा, अब वो अगला बी ढूंढेगा, क्योंकि उसने पहले बी पढ़ा था। अब अगला वो लेटर पढ़ता है, उसको साथ ही बी मिल जाता है, तो वो कहता है ठीक है मुझे बी मिल गया। अब वो वापस जाता है और उससे जहाँ से आया था, जैसे ही उसको कोई अपर केस लेटर मिलता है, चाहे बार वाला या बार के बिना वाला, वो आ जाता है और उससे आगे अगला पढ़ने की कोशिश करता है। तो आगे देखते हैं फिर से एक लोअर केस बी है, लोअर केस बी देखता है, तो वो कहता है मैं फिर से जंप करता हूँ दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर जहाँ तक अपर केस लेटर नहीं मिल जाता मुझे। जैसे ही मुझे अपर केस लेटर मिल गया, उसके बाद से ना मैं अब अगला बी ढूंढूंगा। आगे अगर बी नहीं मिलता तो ये एक फॉल्स पॉजिटिव था, मतलब एक्चुअली बी है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये बस एक बी था जिसके अंदर पूरी सबस्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई। तो इस केस के अंदर हमने क्लीन अप करके वापस जाना होगा। अब अगर हम क्लीन अप करके वापस भी चले जाए, अगर हम फिर से यही लूप चलाते रहे, तो एक इन्फिनिट लूप चल जाएगा कि बार बार वो पहला बी पड़ेगा वही करी जाएगा। तो हमें किसी तरह से मार्क करना पड़ेगा कि यार इस बी के ऊपर अगली बार ना आना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये किया कि फेलियर के केस के अंदर जो पहला लेटर था ना, उसको मैंने बार से मार्क किया हुआ था। अब ना मैं लोअर केस करके भी उसको बार से मार्क किया हुआ है कि अगली बार जब आप नेक्स्ट बी ढूंढ रहे हो ना, आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। या आप इसके लिए कोई एक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी सिंबल यूज़ कर रहे हो। अब वापस आएगा, क्लीन अप करेगा, क्लीन अप हो गया, अब वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा जिससे लूप शुरू हुआ था। कि अब वो पढ़ेगा क्या है, बी मिला उसको, अब वो अगला बी ढूंढेगा। अब जब जंप करेगा ना, अब वो मैच फर्स्ट बी में ना इसको मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बार लगी हुई है, इसको इग्नोर करना है इसने। तो ये आगे चलता जाएगा जब तक इसको नया बी नहीं मिलता। फिर ये इसको मार्क करेगा, फिर ये वापस आएगा जब तक इसको एक अपर केस लेटर नहीं मिल जाता। अपर केस लेटर मिले तो साथ ही वो अगला सिंबल मैच करने पे लगेगा। वो कहेगा अच्छा बी पड़ा है, अब वो वापस जंप करेगा जब तक उसको एक अपर केस लेटर नहीं मिलता। अपर केस लेटर मिल गया तो उसके बाद वो अगला वाले लेटर पे देखेगा क्या बी है या ए है। अगर बी है तो वो कंटिन्यू करेगा, वरना अगर ए होता जैसे भी हमने देखा है वो क्लीन अप करके आगे चलता है। लेकिन इस केस में हमें बी मिल गया, तो अब हम इसको मार्क करके उससे अगला पढ़ेंगे, उससे अगला हमें ए मिल जाता है। इसको मार्क कर लिया, फिर से जंप किया, आगे गए,
मैच नेक्स्ट ए हो गया, अब फिर से पीछे आएंगे, जब वो अगला ढूंढ रहा होगा और उसको हैश मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि इसने पूरी स्ट्रिंग मैच कर ली है, तो इस केस में एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से इसका एल्गोरिथम बनता है। अब इसकी मैं स्टेट डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि आगे जाके एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो बहुत सिमिलर तरीके से मैंने सॉल्व किया था, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी ही थोड़ी सी इसकी तरह की एक बना के दिखा दूंगा। खैर, तो इस केस में वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इसका एल्गोरिथम है सर्चिंग का। तो सबस्ट्रिंग सर्चिंग हम इस तरह से करते हैं। अब यही सवाल कभी मल्टी टैप में भी आ सकता है। मल्टी टैप के अंदर भी हम बाद में आएंगे, आगे चलते हैं फ़िलहाल। अब उसके बाद एक और लैंग्वेज है, ये है कि नंबर ऑफ़ एज ना एक फिबोनाची नंबर फॉर्म करता है। तो आपको इस स्टेट में टेप दी हुई है, आप अगेन पीछे वाला हिस्सा नहीं पढ़ सकते। तो मैं अपनी आसानी के लिए ना ताकि मैं वापस आ सकूं, मैं एक और टेक्निक लगाता हूँ। पहले तो मैंने वो बार्स वाला काम कर रहा था ना, अब मैं पूरी स्ट्रिंग शिफ्ट राइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे शिफ्ट राइट करना बहुत आसान है, बस पहले वाले सिंबल को आखिरी वाले सिंबल पे लिख दो, राइट। तो इसको डेल्टा बना दिया मैंने, इधर जाके मैंने ए लिख दिया, तो खुद ही हो गया शिफ्ट राइट एंड ऑफ स्ट्रिंग पे जाके। अब ना इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं ना, मुझे पता है कि फिबोनाची नंबर्स होते क्या है। मुझे पता है कि ठीक है यार 1 + 1 + 1 = 2। उसके बाद वो देखते हैं जी कि 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 और 3 + 5 = 8। इस तरह से आगे चलता जाएगा कि 5 + 8 = ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वो एट ऑल टाइम्स बस लास्ट दो नंबर्स को ऐड कर रहा है और उससे अगला जनरेट हो रहा है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं एक इसके आगे सेपरेटर लगाऊंगा और इसके आगे फिबोनाची नंबर्स लिखना शुरू कर दूंगा इस तरह से। अब जैसे ही मैंने कोई फिबोनाची नंबर लिखा, अब लिखूंगा कैसे। अब सबसे पहले तो बेस केस मैंने खुद ही बाय हैंड लिख दिया ना कि 2 एज यहाँ पे डाल दी मैंने हैश करके। उसके बाद जो आ रहे हैं ना, उसके अंदर मैं एक कॉमन लूप चलाऊंगा जो लास्ट दो नंबर्स को ऐड करके आगे लिख देगा। तो इससे मुझे अगला फिबोनाची नंबर मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों यूनरी नंबर्स को ऐड करूंगा तो मुझे ये वाला यूनरी नंबर मिल जाएगा। इन दो यूनरी नंबर्स को ऐड करूंगा, मुझे ये वाला मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ना मैं एक फिबोनाची जनरेटर बना लिया। अब मैंने बस ये करना है कि आफ्टर ईच जनरेशन मैंने कंपेयर करना है इसको अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो इसकी लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा आते हैं कैसे होएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमने डेल्टा वगैरह आगे कर लिया, ए यहाँ पे आ गया, हैश डाल दिया, कुछ जो बेस केस था हमारी फिबोनाची रेकरेंस का वो हमने बाय हैंड लिख दिया। ये प्री प्रोसेसिंग हो गई हमारी। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे लास्ट रिटर्न नंबर को फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ। तो उसके अंदर बड़ी सिंपल है, आपका एक लूप बस चल रहा होगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग पे आना है। तो उसके अंदर बस आप चाहे ए आए चाहे हैश आए, आपने जाना है राइट पे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लोगे और आप ब्रेक करोगे जब डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा पे आके आप डेल्टा वापस लिखोगे और राइट लेफ्ट पे हो जाओगे, तो आप लास्ट नंबर के एंड पे आ गए हो। तो इस तरह से आप जल्दी से आखिरी वाला नंबर पे आ सकते हो, और अगर आप इसको ही लेफ़्ट और राइट कर दो तो आप इसी तरह से फर्स्ट वाले नंबर पे आ सकते हो। तो आप इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ करोगे और उनको कंपेयर करोगे। अब कंपैरिजन कैसे करना है, जिस तरह से हम ए एन बी एन सी एन में करते थे ना कि एक ए के लिए वो वाला ए मार्क कर लिया, एक्स एक्स वाला काम, तो यहाँ पे वही है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर लेंगे और ये हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि एक पहले प्री प्रोसेसिंग का डब्बा है, ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं, उसके बाद कंपैरिजन की कोई स्टेट्स होंगी जो लूप में काम कर रही हैं, और जब कंपैरिजन फेल हो जाएगा तो फिर वो जनरेशन नेक्स्ट वाली सब रूटीन पे जाएगा, फिर वो जनरेशन नेक्स्ट करके फिर से कंपेयर पे करेगा, और ये लूप चलता जाएगा जब तक जनरेटेड नंबर ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा नहीं हो जाता, ठीक है। और वो आपको पता कैसे चलेगा, वो पता ऐसे चलेगा कि अगर यहाँ पे एक्स एक्स मतलब लेट्स से आपके पास ओरिजिनल नंबर 5 था, यहाँ पे जैसे ये अपनी आसानी के लिए 4 कर लेता है, ठीक है, कि एक नॉन फिबोनाची नंबर है। इसी तरह से आपके सामने पड़ा होगा ए, फिर आपने 2 जनरेट किया होगा इन दोनों को ऐड करके, फिर आपने 3 जनरेट किया होगा पिछले दो को ऐड करके, फिर आपने 5 जनरेट किया होगा इन दोनों को ऐड करके। अब जब आप
आपने लेटेस्ट जनरेट किया है, क्या कर रहे होगे आप, कंपेयर कर रहे होगे। तो कंपैरिजन के लिए आप एक ए यहाँ पे करोगे मार्क, एक ए यहाँ पे करोगे, एक ए यहाँ पे करोगे, एक ए यहाँ पे करोगे। तो जब आपको महसूस होएगा ना कि यार इस वाले ए के लिए यहाँ पे कोई ए नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि हैश एग्जिस्ट करता है, तो आप साथ ही हॉल्ट कर दोगे क्या, फेलियर है कि ये एक फिबोनाची नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने पिछले वाले फिबोनाची के नंबर के बराबर नहीं था और जो अगला जनरेट हुआ वो इससे ज़्यादा बड़ा था, तो ये फिबोनाची नहीं हो सकता। इसी तरह अगर परफेक्ट मैच मिल जाए तो मतलब यहाँ के डेल्टा के लिए आपको आगे हैश मिल जाए तो आपने एक्सेप्ट कर लेना। अब आप एक्चुअली ये पेपर में कर सकते हैं, जो यहाँ पे डब्बे बने हुए हैं इनको सब रूटीन्स कहते हैं, और हमने एक किए भी हुए हैं। उसको इस तरह से करते हैं कि हम इन और आउट इस तरह से लिख देते हैं कि आपके सामने ये प्री प्रोसेसिंग वाली सब रूटीन बनी हुई है। अब आप इसको इस तरह से जोड़ दोगे आगे और ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अक्सर टीचर्स ने ये नहीं करवाया, लेकिन हमारे टीचर ने ये बताया भी था, और जब हमारी क्लास के अंदर एक लड़के ने इस्तेमाल किया था, हम एक प्रॉब्लम बेसिकली कर रहे थे क्लास में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंदर उसने सब रूटीन्स यूज़ की हुई थी। अब उसके एक्चुअल सोल्यूशन के साथ वो मतलब ये वाला सोल्यूशन जो होता है कि टेप के ऊपर क्या होगा, साथ ये भी फ़ोटो उसने शेयर की थी सर के कहने पर कि आप सब रूटीन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे सर ने तो अलाउ किया, आपके टीचर का नहीं पता। मुझे पता है कि अक्सर टीचर्स ने नहीं किया, तो लेकिन फिर भी हमारी स्लाइड्स के अंदर भी इसका जिक्र है कि आप कंबाइन कर सकते हो, और ये एक वेल नोन चीज़ है कि आप इस तरह से कर सकते हो कंबाइंड ट्यूरिंग मशीन्स को। तो अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जो कि मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए आपको, अगर आपके इंस्ट्रक्टर कोई और है, तो आप अपने दिमाग के अंदर इसको डब्बों की तरह बना लो, अपने रफ वर्क में ऐसे कर लो, और बाद में जब बनाना हो ना तब एक्चुअली बस इन स्टेट्स के साथ, मैं यहाँ पे इन आउट कर रहा था, उसकी जगह पर बस एक लंबा एरो कर दो, एक विजुअल सेपरेशन आ जाए अनरिलेटेड चीज़ों के दरमियान। रिलेटेड चीज़ें एक साथ होंगी, अनरिलेटेड के अंदर आप थोड़ा लंबा एरो बना के उसके नीचे बना लो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। इससे बस बनाने में आसानी हो जाएगी। तो वरना ये प्रॉब्लम आसान है, कंपैरिजन हो गया, जनरेशन नेक्स्ट बस कॉपी कर रहे हो 2 नंबर, तो इसको और इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आपने बनाना हो आप बना लेना। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस का। अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी मशीन्स की जो कोई वर्ड रिकग्नाइज करती हैं और डिसाइड करती हैं उसके बारे में वगैरह। तो एक और चीज़ के लिए भी ट्यूरिंग मशीन्स हो सकती हैं, उनको कहते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस इसके अंदर ये होते हैं कि आपको ना इस फॉर्मेट में ब्लैंक कोई इनपुट ब्लैंक आपको टेप दी जाएगी, आपने उसी जगह पे इन प्लेस एक नई आउटपुट लिखनी है, और बस आपने कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करना। आपने हॉल्ट सिर्फ तब करना जब क्या नाम है अपना, हॉल्ट सिर्फ तब करना है जब वो कोई आपका काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 का फंक्शन है कि यार मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो नंबर है ना आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, मतलब इस नंबर से लेके अगले नंबर इस नंबर के एंड तक आपने कॉपी पेस्ट कर देना आगे। तो ये एक फंक्शन है। इसी तरह से एक और फंक्शन हो सकता है बाइनरी एडिशन का, कि आपको उसने इस तरह से दिया 110 + 10 और आपके लिए एग्जैक्टली उतनी जगह छोड़ी है जितनी आपको चाहिए आंसर लिखने के लिए, और आपसे कहा हो कि अब आप आंसर की स्टेट में आंसर मतलब इस तरह से आंसर करो। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? अब इसके अंदर ना हमारे पास वो सहूलत नहीं रही जो हमारे पास फिबोनाची के अंदर थी कि हम आगे लिखते जाएं। पहले हम अब इन्फॉर्मेशन खाली 2 जगह स्टोर हो सकती है, या टेप के ऊपर या स्टेट्स के अंदर। पहले हम कर रहे थे टेप के ऊपर यहाँ पे लिख के, और उसकी बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे थे। अब हमें ना सारा कुछ खुद स्टेट्स के अंदर याद रखना पड़ेगा, तो ये हमारी अब डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आप इसको मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में बांट लो। पहले इसके ना थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से ये हैंडल होएगा। अच्छा, अब फंक्शंस के अंदर एक बात है, फंक्शंस के अंदर आप पीछे वाला डेल्टा रीड कर सकते हो, पीछे और आगे वाला डेल्टा रीड कर सकते हो, उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। खैर, अच्छा, तो सबसे पहले हम चाहेंगे, आपको पता है ये एडिशन कैसे होती है, हम पहले यूनिट्स को कंपेयर करते हैं, उनको ऐड करके आगे लिखते हैं, फिर हम टेंस में जाते हैं, फिर हम हंड्रेड्स में जाते हैं। अब बाइनरी के अंदर भी आप पहले डिजिट 0 से शुरू करोगे, फिर डिजिट 1 पे जाओगे, एट्सेट्रा। तो इस तरह से आपका कुछ होता जाएगा। और अगर कोई एक नंबर प्रीमेच्योरली ख़त्म हो जाता है जबकि दूसरा वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो तब आप दूसरे वाले को एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है कैरी की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 + 1 हो रहा है इधर, ये वाला 1 और ये वाला 1। जब ये ऐड होएंगे ना तो हम लिखेंगे 0, लेकिन हम अपनी स्टेट के अंदर अब कैरी डाल लेंगे। हमारे पास जो
एडिग वाला कोर लूप होएगा ना, उसके अंदर बेसिकली जितनी ओरिजिनली स्टेट्स है उसको डबल कर लो, एक होगी विद कैरी और एक होगी विदाउट कैरी, ठीक है। तो उससे लॉजिक बदल जाएगी। तो ये सारा कुछ आप अपनी स्टेट्स में कर रहे होगे। अब इसी को आप थोड़ा और आगे लिखो तो इस तरह से आपका कुछ एल्गोरिथम बन जाता है। फिर जैसे ही अब दोनों ख़त्म हो गई हैं, दोनों नंबर्स ख़त्म हो गए, तो तब आप अगर कैरी था तो 1 लिख दोगे, अगर कैरी नहीं था तो 0 लिख दोगे, लार्जेस्ट डेसिमल प्लेस या लार्जेस्ट बाइनरी जो भी कहना है डिजिट पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये तो हमारा जनरल एल्गोरिथम है ना, लेकिन इसकी अगर मैं ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश करूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कुछ मसले आते हैं, ठीक है। तो ये उन मसलों की एक मैपिंग है, समझ लो कि सबसे पहले ना एक मसला मुझे ये आता है कि यार ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया कि मैंने ना किसी तरह से इसका आखिरी वाला और इसके आखिरी वाले को करना है, इनके आखिरी पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि मैंने इस वाले डेल्टा पे जाना है इस वाले की जगह। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत होएगी। तो ये एक नई सब प्रॉब्लम आ गई है। तो सब प्रॉब्लम 1 जो है हमारी, वो है कि किसी तरह से ना आपको मार्क करना पड़ेगा कि ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आंसर लिखना है, और फिर आप उसके एंड पे आंसर लिखना शुरू करोगे। इस तरह से आप करते जाओगे। तो अब ये है वेरिएबल लेंथ, हो सकता है पहले वाला नंबर ज़्यादा हो सकता है दूसरा वाला ज़्यादा हो। अब हमने डिजिट्स की जगह कितनी छोड़नी है, जो इसका मैक्स है +1, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम 3 था, लेकिन जब कैरी आता है ना तो वो अप टू 4 बिट्स जा सकता है। तो पहला हमारा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप ये है कि हमें किसी तरह से ना इक्वल्स के आगे वाली जगहों को मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेरे दिमाग में सोल्यूशन आया था वो था कि पहले ना पहले वाले नंबर के लिए, सारे नंबर्स के लिए, सारे डिजिट्स के लिए एक अंडरस्कोर एंड पे मार्क करते जाओ, ठीक है। पहला 1 रीड किया, एंड पे एक अंडरस्कोर डाला, दूसरा 1 रीड किया, एंड पे एक अंडरस्कोर डाला, बाद में 0 रीड किया, एक अंडरस्कोर डाला, जैसे ही प्लस आ गया रुक गए। अब दूसरे नंबर पे आएंगे, उसके ऊपर हर डिजिट के लिए एक, चाहे आगे अंडरस्कोर लिखे चाहे डेल्टा लिखे। तो इस तरह से आप एंड पे आपके पास जितने भी नॉन डेल्टा सिंबल्स होंगे ना वो आपका मैक्स होएगा। अब अगर दूसरा केस होता तो फिर वो आगे लिखना शुरू कर देता। तो इस तरह से आप मैक्स कर सकते हो। अब आपने करना था मैक्स +1, तो आपको +1 खुद ही करना पड़ेगा। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी स्टेट डायग्राम बनाने की देखें तो सबसे पहले स्टार्ट स्टेट के ऊपर चाहे 1 है या 0 आपने मार्क कर लिया कि मैं प्रोसेस कर चुका हूँ इसको। फिर आप एंड ऑफ स्ट्रिंग पे चले गए, एंड ऑफ स्ट्रिंग पे जाके आपने एक अंडरस्कोर मार्क किया, फिर आप वापस स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे आए, जैसे आपको कोई अपर केस लेटर मिला आप साथ ही वापस लूप में लग गए कि अगला 1 या 0 के लिए आपने आगे फिर से अंडरस्कोर डाल दिया। फिर जैसे ही आपका प्लस आ गया लास्ट कैपिटल लेटर के बाद, तो इसका मतलब है आपने पहले वाले नंबर के लिए अंडरस्कोर्स डाल दिए हैं, मतलब लाइन 2 वाला काम हो गया। अब हमने करना है लाइन 3 वाला काम। अब ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि मैं बना भी दूंगा इतना कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। लेकिन देख के क्या, मतलब मैं ये बनाया हुआ है, क्या फ़ायदा हो रहा है इसका। मकसद इसका ये है कि आपको ना पता होना ये चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आने में, इस स्टेट में आने से पहले ना आपको पहले टेप के साथ ये करना पड़ेगा कि टेप पे क्या हो रहा है, फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या फ्लो होगी वगैरह। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब ये वही मैक्स वाली सब रूटीन है जिसके अंदर हमें मैक्स +1 डिजिट्स की जगह छोड़ देते हैं। तो ये वो हो गया। अब उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जनरल केस के ऊपर, जिसके अंदर हम बिट टू बिट कंपैरिजन करके साथ एडिशन कर रहे होंगे। इसी तरह बाद में आपके पास हो सकता है आप अगर फर्स्ट नंबर ज़्यादा लंबा था आप ऊपर वाले केस में चले जाओ। ये एक और फॉर्क हो रहा है स्टेट्स का। तो ये जो डब्बे हैं ना, ये क्लस्टर्स ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये बनाना हेल्पफुल होता है डायग्राम बनाने से पहले, क्योंकि ये आपको ओवरऑल फ्लो बता देता है कि क्या क्या चल रहा होगा। और इन सब के अंदर कैरी और नॉन कैरी के लिए डिफरेंट स्टेट्स बनी होगी। तो फर्स्ट लॉन्गर के अंदर डिफरेंट एंट्री पॉइंट होएगा कैरी वाले केस के लिए और डिफरेंट होएगा नॉन कैरी वाले केस के लिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनके बारे में समझना शुरू कर सकते हो। तो जब आप इस तरह से रफ वर्क अच्छा कर लोगे ना, तो बाद में डायग्राम बनाना कुछ भी नहीं होता। लाइक एक्चुअली जो ट्यूरिंग मशीन्स बनाने का काम है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। ज़्यादा है कि एल्गोरिदम आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। वरना ये तो है ना, बस एक लैंग्वेज है, ये बस एक नोटेशन है कि किस तरह से मैं ये एल्गोरिदम एक्सप्रेस कर सकता हूँ। असल चीज़ है एल्गोरिदम बनाना। तो होपफुली वो समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर आपका दिल कर ही रहा है, कुछ लोग होते हैं वो उनको डायग्राम बनी नजर आए तो ही समझ लगता है कि मैंने कुछ किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर वर्ड को रिवर्स करने का फंक्शन लिखा हुआ है। अब जो मैं बात कर रहा था कि स्टेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाती है, फॉर्किंग वगैरह वाली, तो मैं अगर आपको इस स्निपेट को खाली गौर कराऊँ, हम पेट पे आता है, ये देखो। तो अगर पहला सिंबल ए था ना, तो आपने आखिरी वाले सिंबल को ए बना देना। लेट्स से आपके पास स्ट्रिंग ये थी ABB, आपने मार्क कर लिया कि मैंने इसको रीड कर लिया। उसके बाद आप इधर आओगे, इधर A लिखोगे, और अगर B था ना तो यहाँ पे आके B लिख दोगे, फिर आप आगे चलोगे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लूप चलाते रहोगे। तो इसके अंदर भी आप टेप के ऊपर नहीं लिख रहे कि आपने A पढ़ा था या B पढ़ा था, आप अपने स्टेट के अंदर ये फॉर्क करके कर रहे हो कि ये A के केस के अंदर ये ऊपर वाली स्टेट्स है 148, B के केस में 2610 है, और MT के केस के अंदर वो आगे बस सीधा एक्सेप्टिंग वगैरह जो भी। तो ये हम कुछ लाइक कॉमन टेक्निक्स हैं कि या तो आप टेप पे लिख लेते हो, या आप अपनी स्टेट्स के अंदर कोई फॉर्क वगैरह कर लेते हो जिसकी वजह से आपको पता होता है कि क्या हुआ था, हिस्ट्री का को मेंटेन करने के लिए। अब फिर बात आ जाती है इसके वेरिएंट्स की। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, हम अस्यूम कर रहे थे कि स्टे जो है ना वो वनीला ट्यूरिंग मशीन में आता है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ना स्टे को लाइक डिफाइन नहीं किया हुआ, उसके अंदर सिर्फ लेफ्ट राइट होता है। तो स्टे हमें सर ने कहा था आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा नहीं है। और जब आपको कहा जाए ना तो आपने खाली स्टैंडर्ड मॉडल, अगर आपको कहा मेक अ ट्यूरिंग मशीन, तो इसका ये मतलब नहीं आप मल्टी टैब बनाना शुरू कर दो अपनी मर्जी से, आपने स्टैंडर्ड मॉडल वाली बनानी। तो हमें तो इजाज़त मिल गई थी स्टे की। अब मुझे नहीं पता कि आपके टीचर्स का क्या सीन है, तो वो आपको अपने इंस्ट्रक्टर के लिहाज से करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम वैसे तो इन वेरिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ स्टे और मल्टी टैब आपके मतलब के हैं, लेकिन अगर ब्रीफली बात करनी ही हो इन बकाया की तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि ये सारे वेरिएंट्स ना इक्विवेलेंट पावर रखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ट्यूरिंग मशीन के। मतलब ये एक ही सेट ऑफ लैंग्वेजेस को मॉडल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चाहे मतलब स्टे है ना, फॉर एग्जांपल स्टे के अंदर आप अगर लिख रहे हो ए रीड करके कैपिटल A डाल दो और स्टे करो, फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रांजिशन है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आप राइट पे चले जाओ और चाहे जो भी आगे मिले आप लेट्स से पहले मैं इक्विवेलेंट मॉडल लिखना है ना, तो ये लेट्स से स्टेट ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है हमारी, तो इसको ही ना हम स्टे के बिना इस तरह से लिख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्टेट इंटरमीडिएट डाल दें, जो चाहे कोई लेट्स से आपका सिंबल्स हैं ही खाली A B वगैरह, तो चाहे जो भी पॉसिबल सिंबल आ जाए टेप पे, आपने आना लेफ़्ट पे ही है, और इस केस के अंदर वो A रीड करके कैपिटल A राइट वगैरह, तो ये इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तमाम टेप सिंबल्स के लिए अगर आप यहाँ पे लिख दो कैपिटल A वगैरह, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। आप जो चीज़ें स्टे मशीन के साथ कर सकते हो वो विदाउट स्टे वाली के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी आसानी के लिए स्टेट्स कम करने के लिए हम स्टे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आती है बात सेमी इन्फिनिट की। अभी मैं बात कर रहा था कि टेप होती डबल साइडेड इन्फिनिट है, लेकिन आप पीछे वाले डेल्टाज रीड नहीं कर सकते, ये वाले आपके लिए इलीगल होते हैं, आगे वाले आप डेल्टाज रीड कर लो। अब इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को आपको थोड़ा और ईजी बनाने के लिए उसने कहा कि फ़र्ज़ करो ये है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और अगर अब आप लेफ़्ट पे जाने की कोशिश करोगे ना वो ऑटोमेटिकली स्टे करवा देगा आपसे। तो इसको भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इनटू नॉर्मल स्टैंडर्ड मशीन, तो इसकी भी पावर इक्विवेलेंट है। बाद में बात आ जाती है ऑफलाइन की, ये तो बिल्कुल ही लाइक मेरा ख्याल है कोई इसकी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा बताता हूँ कि एक इनपुट फाइल होती है वो रीड ओनली होती है, और एक आपकी एक्चुअल टेप होती है। इनपुट फाइल से आप रीड कर रहे होते हो और आप उस पर कर रहे होते हो, वो अलग ही मसले हैं, वो नहीं इतनी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है, वो अक्सर सेक्शंस को बताई भी नहीं होने। मल्टी टेप आपको पता ही है, उसके अंदर कुछ बताने वाली बात नहीं है, मल्टीपल टेप्स आ गई हैं, उसके अभी हम सवाल भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो वो देख लेते जो भी नहीं करना। तो मल्टी डायमेंशनल टेप आ जाती है। मल्टी डायमेंशनल टेप के अंदर आपके पास यूँ सेल्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास अब लेफ़्ट राइट और अप और डाउन की ऑप्शन हो जाती है। तो इसी तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिज्म के अंदर अब आप उसका प्रूफ भी था कि आप मल्टी डायमेंशनल
को रिप्रेजेंट कर सकते हो मल्टी टेप से, और मल्टी डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग अ मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। इसीलिए ये सारी इक्विवेलेंट है। लेकिन अगेन ये कोर्स इस बार हमारे साथ जूनियर्स भी ले रहे हैं, कोई 20 सेक्शन ले रहे हैं, तो पेपर इतना भी लाइक हाईली थियोरेटिकल नहीं बनना। मेरा ख्याल है मोर लेस उसी पैटर्न पे बनेगा जिस तरह से बनता आ रहा है। तो ये बातें होगी थोड़ी सी वेरिएंट्स की। अब थोड़ी सी और थ्योरी की बात कर लेते हैं। एक चीज़ होती है डिसाइडर, एक चीज़ होती है रिकग्नाइजर। अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन कभी भी इन्फिनिट लूप में नहीं फंस सकती ना, तो आपकी ट्यूरिंग मशीन एक डिसाइडर है। अगर आपकी मशीन एक इन्फिनिट लूप में फंस जाती है किसी एक इनपुट के लिए, तो वो एक रिकग्नाइजर है, ठीक है। अब डिसाइडर्स वो होते हैं जो येस और नो दोनों कंक्लूसिवली कहते हैं। रिकग्नाइजर्स ये हैं जो कुछ इनपुट्स के लिए इन्फिनिट लूप पे भी जा सकते हैं, और ये दोनों ना डिफरेंट सेट्स ऑफ लैंग्वेजेस को कैप्चर करते हैं। अब डिसाइडर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव लैंग्वेजेस को मॉडल कर सकता है, जबकि रिकग्नाइजर्स हैं वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को मॉडल करते हैं, जिसके अंदर सबसेट बन के आते हैं रिकर्सिव वगैरह। वो आपको पता ही है, बबल्स जो है सारे। तो ये कुछ बातें हो गई। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल की, कि अगर आपकी एक लैंग्वेज रिकर्सिव है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव है, क्योंकि आप इसको सिमुलेट कर सकते हो इस तरह से कि आप उसके आप उसके फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना दो, नॉन फाइनल को फाइनल बना दो, तो मशीन का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप यूनियन लेना चाहते हो, आप दो मशीन्स के ऊपर एक ही इनपुट चलाओ, उन दोनों का फिर अगर दोनों पे यस आ गया, या दोनों में से किसी एक पे यस आ गया, आपका यस आ गया, तो इस तरह से भी हो सकता है। और तो उसके बाद रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपके पास दो रिकग्नाइजर्स हैं, आप उनका यूनियन लोगे, आपको एक रिकग्नाइजर मिल जाएगा। तो दो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का यूनियन भी एक रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज ही होता है। इसी तरह एक रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, तो उसका कोई रिकग्नाइजर एग्जिस्ट करता होगा बाय डेफिनेशन। तो अगर उसका खाली रिकग्नाइजर एग्जिस्ट करता है और डिसाइडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जा सकता होता तो हम इस तरह से उसका एक डिसाइडर बना पाते हैं। तो ये कुछ थ्योरी की बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं जल्दी से गुजर रहा हूँ। फिर हॉल्टिंग प्रॉब्लम, बेसिकली एक चीज़ होती है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, जिसके अंदर आप आपकी लैंग्वेज होती है वंस और ज़ीरोज़ के अंदर इनकोडिंग, जिसके अंदर आप कोई भी ट्यूरिंग मशीन पास कर सकते हो। तो वो एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो किसी और ट्यूरिंग मशीन की आउटपुट बताती है आपको। तो अल्टीमेट ट्यूरिंग मशीन को मॉडल करने के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम। और वो ये है कि कुछ ट्यूरिंग मशीन्स रिकग्नाइजर्स होती हैं, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप खाली रिकग्नाइजर ही यूज़ कर सकते हो, आप डिसाइडर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब हाईली थियोरेटिकल काइंड यूजलेस बातें हैं, बस मेंशन कर रहा हूँ अगर एमसीक्यू में एक आध आ रहा है। इनका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पास्ट पेपर के अंदर ना हमारे पास ये एक सवाल है मल्टी टेप डिवीजन का। तो डिज़ाइन अ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन दैट हैज़ टू इनपुट्स एक्स एंड वाई, बोथ inputs are unary numbers, x is placed on tape 1 while y is placed on tape 2. You need to perform x mod y and store its remainder and quotient in tape 3 and tape 4 respectively. तो टेप 3 के अंदर क्वेश्चन डालना है, टेप 4 के अंदर रिमाइंडर डालना है। उल्टा बोल दिया, बट स्टिल ठीक है। सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट आर गिवन बिलो। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 5/3, तो ऑब्वियसली इसका क्वोशंट जो है वो होगा 1, रिमाइंडर होगा 2। तो इसको करने से पहले ना हम नॉर्मल डिवीजन देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आगे चलेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसी के ऊपर आने वाले हैं। अब हम बिल्कुल सिंपल ले जाते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को डिवाइड बाय 2 करना हो ना, तो वो यही है कि हर दूसरे 1 को आप ख़त्म कर देते हो, और अगर आपने डिवाइड बाय 3 करना हो तो आप 2 1s फेंक देते हो और एक 1 कीप करते हो, ठीक है। तो हम ये एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम x1 इस तरह से कर लें। तो इसी तरह अगर आपने डिवीजन बाय 5 करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि फिर 4x आ जाते हैं, फिर एक 1, ठीक है। थ्रो अवे 4, कीप 1। अब अगर आपके पास इस प्रोसेस के अंदर कभी ये चीज़ क्लीनली ना हो सके, तो इसका मतलब है ये क्लीनली डिविजिबल नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो यूनिट है, इतना हिस्सा जो है, ये एक 5 का चंक है। आगे जो है ना, ये जो 2 हैं,
जिनके लिए कंप्लीट नहीं हो पाया हमारा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो कभी भी अगर आपके पास ये रिमाइंडर के प्रोसेस में आपके पास इस तरह से हो जाए ना और आप आगे ना जा सको, आगे आप एक्सपेक्ट 1 कर रहे हो, आपको मिल डेल्टा आ जाए, तो आप x लिखने की जगह आप कहते हो ओके, तो ये जो है 1 ये मेरा क्वोशंट है और ये जो आगे 2x लिखे हुए ना ये मेरा रिमाइंडर है। तो इसी तरह से आप अगर देखना चाहो एक ट्यूरिंग मशीन जिसके अंदर हम देख रहे हो कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो वो आपके सामने लिखी हुई है कि आप पहला 1 रीड करते हो उसको x मार्क कर लेते हो, दूसरा 1 रीड करते हो उसको x मार्क कर लेते हो, तीसरा 1 रीड करते हो उसको ऐसे ही रहने देते हो और आगे चले जाते हो, और आप यही लूप करते रहते हो जब तक आपको रिमाइंडर 0 वाली स्टेट के ऊपर डेल्टा नहीं मिल जाता। अगर आपको किसी और पॉइंट पे डेल्टा मिल गया मशीन खुद ही क्रैश हो जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको मॉडल। अब ये था किसी कांस्टेंट के साथ करने के लिए, और इसके अंदर फिर अगर मैं डिविजिबल बाय 5 करना हो तो मुझे यहाँ पे 0 1 2 के साथ 5 मतलब 3 और 4 वाली स्टेट्स भी चाहिए होते हैं। तो ये तो दूसरे वाले नंबर के साथ स्टेट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो हम डायनामिकली इसको कैसे कर पाएंगे x डिवाइडेड बाय 5 वगैरह के लिए। तो उसके अंदर ना हम स्टेट्स नहीं बढ़ाते, हम अपनी अप्रोच बदल लेते हैं। उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो अभी हम कर रहे थे ना, हम वही चीज़ टेप पे कर लेते हैं। हम स्टेट्स यूज़ करने की जगह टेप यूज़ करते हैं। तो लेट्स से आपके पास इस तरह से कुछ है 1 1 1 1, ये आपके पास 5 हो गया, और लेट्स से आप इसको डिवाइड कर रहे हो बाय 3। तो अब टेप पे क्या होगा, ये आपकी डेल्टा आ गई आगे, और ये आपका पीछे वाली डेल्टा जो आप रीड नहीं कर सकते। इस तरह से सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मैं कह तो चलो हम डेल्टा रीड कर सकते हैं, ताकि हम इसके साथ ना लड़ रहे हो पूरे टाइम। आपके पास एक डेल्टा डोनेटेड है मुफ्ते का, पीछे वाले डेल्टा नहीं रीड कर सकते, वरना आप शिफ्ट राइट कर लो, आपको पता ही है इस मसले के हल। तो आप सबसे पहले जंप करोगे इस हैश के ऊपर, ठीक है, राइट जाते जाओगे जब तक आपको हैश नहीं मिलता, हैश मिल गया उससे अगले पे आओगे। अब यहाँ पे अगर 1 लिखा है ना, तो आप इसको x कर दोगे और पीछे आओगे और पहले वाले 1 को x कर दोगे, फिर आप राइट पे आओगे, इधर आपको मिलेगा, इसको x कर दोगे, इधर x कर दोगे, फिर इसके लिए इसको मार्क करोगे, इसको मार्क करोगे। अब जब आपको डेल्टा मिल गया ना, आपको पता चल गया कि ओके 3 थे, मैं 3 को मार्क कर चुका हूँ, तो वो वापस आओगे और जो लास्ट मार्क किया था ना उसको नॉर्मल कर दोगे, तो इसको आप अनडू कर दोगे। ये जो है ये एक बार आपने -3 की है बेसिकली, समझ लो इस तरह से कुछ किया, ठीक है, कि एक 3 का यूनिट आपने मैनेज कर लिया। अब इसको आप किसी तरह से अगर मार्क करना था तो मार्क कर लो, वरना फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब आगे ये करोगे कि आप यहाँ से क्लीन करना शुरू कर दोगे, राइट साइड से। राइट साइड से आपने क्लीन कर दिया, अब आप फिर से चलाओगे ये, अब आप इसको मार्क कर लो कि ये वाला प्रोसेस हो चुका था, ठीक है। तो इधर आए, इसको मार्क किया, इधर आए, इसको मार्क किया, अब इधर आए और पीछे हमें नहीं मिला ना कुछ, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका रिमाइंडर 2 है और इसका क्वोशंट 1 है। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे भी 5/3 किया हुआ है, तो इसी चीज़ को मल्टीपल टेप्स पे किया हुआ है। अब काफ़ी लोग मल्टीपल टेप्स देख के घबरा जाते हैं कि यार इसके अंदर तो एजेस ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि आपको लाइक यूँ लिखना पड़ता है 1, डेल्टा के केस के अंदर आपने ये राइट करना है, फिर आपने इस वाली टेप को राइट ले जाना है, इस वाली को स्टे कराना है, इस वाली को राइट ले मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। लेकिन असल में ना मल्टी टेप आपके लिए हमेशा सहूलत ही होती है, क्योंकि अभी हम आगे वाले सवाल में देखेंगे, आपको तब महसूस होगी सहूलत, अभी तो आपको बस डर ही लग रहा होगा। खैर, तो इसकी अगर हम ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश करें तो अब वो बनाते हैं। सबसे पहले मैं ना अब यहाँ पे ना लिख लेता हूँ कि मेरी इनपुट क्या है, साथ साथ हम सिमुलेट करते जाएंगे, साथ साथ हम मशीन बनाते जाएंगे। 3 4 5 डेल्टा, और उन्होंने आपकी आसानी के लिए डेल्टा एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप उस मसले के साथ ना लड़ रहे हो पूरे टाइम कि पहले वाला रीड नहीं कर सकते वगैरह।
तो ये हो गया। और उन्होंने दूसरी इनपुट जो दी हुई है वो है डेल्टा 1 1 1 डेल्टा डेल्टा डेल्टा, इस तरह से, और आगे इन्फिनिट डेल्टाज और है। इसी तरह से ये वाली आपके पास कम्प्लीटली क्लीन टेप है और ये ऐसे। अब आपको पता है हमेशा हर टेप के शुरू में पॉइंट हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो हमारी स्टेट बड़ी सिंपल हो गई कि हमने इधर आए और हमने कर दिया Q0 के केस में डेल्टा 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 डेल्टा। मतलब अगर आपने पहली टेप पे डेल्टा रीड किया, दूसरी पे किया, तीसरी पे किया, चौथी पे किया, तो आपने इन सिंबल्स को ये बना देना। आप स्लैश से कर लो, एरो से कर लो, आपकी मर्ज़ी है, नोटेशन के इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा डेल्टा डेल्टा, और आपने फिर बताना है कि इन टेप्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इन चारों को मैं राइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चारों के लिए आर 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 लिख दूंगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने बस इन सारे एरोस को यहाँ पे ले गया, ठीक है। अब मैंने ना बकाया सारी ट्रांजिशंस के अंदर ना इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को ऐसे ही रखना है, और यहाँ पे मैं एस एस लगाता जाऊँगा। मतलब ये वाली टेप्स नहीं हिल रही होंगी। पहला मेरा सिर्फ ये होगा कि मैं इसको एक्स एक्स करके मैं जिस तरह से पहले कर रहा था ना उस तरह से कर सकूँ। अच्छा जी, तो करते हैं। अब इस केस के अंदर हम ये करेंगे कि अगर आप मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लूँ, ये लो, ठीक है। ये हमारी अगली स्टेट हो गई। तो 1 और 1, तो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो दोनों को हम एक्स मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे, दोनों को एक्स मार्क करेंगे, फिर आगे जाएंगे, दोनों को एक्स मार्क करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ये एक लूप है, तो मैं इसको इधर ही डाल सकता हूँ इस तरह से। फॉर मतलब अगर पहली वाली टेप पे भी 1 था, दूसरी वाली टेप पे भी 1 था, और आगे आगे दोनों पे डेल्टा है, तो आप राइट करोगे। मैं इसको और एक्सपैंड कर लेता हूँ। राइट करोगे एक्स एक्स डेल्टा डेल्टा, और आपकी फिर जो डायरेक्शन होएगी, मैं एक सेकेंड इसको बिल्कुल ही बड़ा कर देता हूँ ताकि मसला ना हो साइज को। हाँ, तो अब आप ऊपर वाली दोनों टेप्स को राइट पे ले जाओगे, और जो नीचे वाली 2 टेप्स हैं जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रखोगे, सही है। तो इससे ये होगा कि जब तक ये वाले 1 ख़त्म नहीं होते या ये वाले ख़त्म नहीं होते तो कोई मसला नहीं। अब हम करते ये है कि लेट्स से नीचे वाली टेप के 1 ख़त्म हो गए, ऊपर वाली टेप में 1 पड़े हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये होगा। अब मैं पूरी नहीं बनाने वाला, क्योंकि वरना ये वीडियो एक सवाल के ऊपर ही घंटे पे लग जाएगी। आपको पता है ये सवाल लंबे होते हैं। मैं बस लाइक मोर और लेस बिगर पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि नोटेशन किस तरह से होती है। बात सारी यही है कि आपको आइडिया अगर समझ आ गया ना डिवीजन का, कि एक्स एक्स 1 1 वगैरह ये हो रहा है, तो आगे ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है कि जो चीज़ मैं टेप पे कर रहा था ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, मैं अब वही चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और कर लेना, उसके बाद अगले सवाल पे चलता है। अब इसके अंदर पहली वाली टेप में 1 था, दूसरी वाली टेप में लेट्स से डेल्टा आ गया, और आगे वाली में भी डेल्टा है लेट्स से। तो इस केस के अंदर हम पीछे जाके, जो मैं बात कर रहा था कि हमने एक एक्स्ट्रा एक्स मार्क कर लिया, क्योंकि हमने D-1 एक्स मार्क करने होता है, तो ये वाला हमने छोड़ना था एक्चुअली। तो हम पीछे आएंगे और उसको ठीक करेंगे और वगैरह इस तरह से। अब एक और आपकी एज निकल रही होगी जिसके अंदर लेट्स से दूसरे वाला ख़त्म हो गया। अगर दूसरे वाला ख़त्म हो गया तो इस तरह से आप यहाँ पे लेट्स से नहीं, दूसरे वाले ख़त्म होता, लेट्स से पहले वाला ख़त्म हो गया, दूसरे वाला नहीं हुआ। तो इस केस के अंदर ये एक नॉन डिविजिबल का केस है। और ये जो केस है ना डेल्टा डेल्टा वाला, ये केस जो है
ये वो केस है जिसके अंदर कंप्लीटली डिविजिबल था, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाओगे। अब अगर आपको टेप वाली रीजनिंग आ गई ना, बकाया सारी बस एक ड्राइंग की प्रॉब्लम है, और वो एम एस पेंट पे नहीं होगी, वो कागज़ पे होगी ज़्यादा अच्छी। खैर, मल्टी टेप के अंदर मतलब डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज का एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो गया। मतलब ट्यूरिंग मशीन की जो डायग्राम होती है ना, उसके अंदर आप कर बस यही रहे होते हो कि आपने जो एल्गोरिथम सोचा है ना दिमाग में, उसको बस एक्सप्रेस कर रहे होते हो। मतलब ये जो हम एक्स एक्स करके कर रहे थे, तो होपफुली इस सारी एक्सरसाइज से आपको अंदाज़ा हो गया कि सारी ट्यूरिंग मशीन्स चाहे मल्टी टेप हो या नॉर्मल हो एक ही चीज़ रही होती है। अब एक और सवाल आ जाता है, और ये था ये इस पेपर की लाइक टोटल मार्क्स 80 थे और ये 20 मार्क्स का सवाल है, तो मतलब 25% जो है फाइनल का, वो बस इस एक सवाल के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था उसके मार्क्स। तो देख लेते हैं क्या था ऐसा सवाल ये। इन्होंने कहा डिजाइन अ डिटर्मिनिस्टिक टू टेप ट्यूरिंग मशीन टू चेक इफ वन स्ट्रिंग वाई इज अ लेफ्ट रोटेशन ऑफ अनदर स्ट्रिंग एक्स। यू कैन अस्यूम एक्स इज ऑन टेप 1 एंड वाई इज ऑन टेप 2, ठीक है। तो आपको दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने वाटर बॉटल वगैरह वाली एग्जांपल दी हुई है, तो ये आपकी स्ट्रिंग 1 है, और ये अगली स्ट्रिंग है। आपने ये बताना है कि क्या एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रोटेशंस के बाद ये चीज़ बन सकती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो मेरे पास सबसे पहले सोल्यूशन आ रहा था ना, वो था जैसे हमने बात की थी अभी काफ़ी देर पहले सब स्ट्रिंग सर्च की, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इससे भी पहले ये वाली। अगर हम इसको एक सब स्ट्रिंग सर्च की प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें, लेकिन जैसे मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ई मिल गया या लेट्स बॉटल मिल गया, मुझे इतना मैच मिल गया, तो इसके बाद मैं रैप अराउंड बिहेवियर ले आऊँ इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग वाली ही प्रॉब्लम है ये, बस साथ रैप अराउंड आ गया। अच्छा वैसे अगर कोई बंदा डर रहा है, इसने पहले नहीं देखा, मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं क्योंकि सवाल हर ग्रुप चैट में फिर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी आसानी के लिए आपने पूरे सिंबल सेट के लिए नहीं करना, आपने खाली ए बी के लिए करना। तो आपको जो स्ट्रिंग्स दी होंगी वो ए बी होंगी, बस एग्जांपल है। तो अगर हम वही जो सब स्ट्रिंग सर्च थी उसी तरह से करेंगे, पहला सिंबल मैच कर लें और डिफरेंट कैंडिडेट्स टेस्ट करें, और बस हम उसके अंदर रैप अराउंड बिहेवियर लें। अगर यहाँ पे अर्ली डेल्टा आ जाए, अगर आपका एक परफेक्ट मैच एक डेल्टा की वजह से ब्रेक अपार्ट होता है, तो आप रैप अराउंड बिहेवियर ले आओ, उसके बाद क्लीन अप के अंदर वापस आओ, इधर आओ, फिर आप ये वाला ई मार्क हुआ फिर आप अगले ई से शुरू करो। इस तरह से अगर आप कर लो, तो ये पहला सोल्यूशन था मेरा। ये सोल्यूशन बुरा नहीं है, आप ये उसी तरह से कर सकते हो, लेकिन इसका एक और सोल्यूशन मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली आया था, वो था कि अगर आपके पास लेट्स से स्ट्रिंग पड़ी हुई है ए बी बी ए ए, और यहाँ पे आपके पास है ए बी बी ए, इस तरह से टेप 1 पे ये, टेप 2 पे ये, तो आप ये कर सकते हो कि इस वाले को डेल्टा कर दो, इस वाले को ए कर दो, फिर कंपेयर करो कि क्या ये बराबर है, नहीं है तो आप फिर से ये करो, इसको डेल्टा बना दो, यहाँ पे ले आओ, फिर आप इनको कंपेयर करो कि क्या बी ट्रिपल ए बी इसके बराबर है, तो वो अभी भी नहीं है, ठीक है। फिर आप इस वाले को डेल्टा बना दो और यहाँ पे बी ले आओ, फिर आप कंपेयर करो, फिर आप इसको डेल्टा बना दो और यहाँ पे ए ले आओ, फिर कंपेयर करो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन एंड पे आपको क्लीन अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लूप तोड़ने के लिए इन्फिनिट लूप में ना फंस जाए। बस ये कुछ चीज़ है। क्योंकि उन्होंने जो सैम्पल आउटपुट दी हुई थी उसके अंदर उन्होंने जिस स्टेट में इनपुट थी उसी स्टेट में आउटपुट आ रही थी वापस, टेप 1 और टेप 2 की, तो टेप आपको साफ भी करनी पड़ेगी बाद में। लेकिन वही वाली बात है, ये ना बस एक टीडियस सा लेबर ही लगता है। एक्चुअली जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है, सारा कुछ बस ये सर्चिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम्स जैसा ही होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ट्यूरिंग मशीन बनाना मुश्किल नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। अब आखिरी जो चीज़ रह गई वो DFA मिनिमाइजेशन। तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पे, ये हमारे सर की स्लाइड से ही है। एक फंक्शन है डिस्टिंक्ट का फंक्शन, ठीक है, और डिस्टिंक्ट का फंक्शन जो है वो कहाँ पर डिफाइन हुआ है, यहाँ पे था, ये रहा, ये रहा।
अगर आपके पास एक पेयर ऑफ स्टेट्स है पी और क्यू, अगर पी एक फाइनल स्टेट है और क्यू एक नॉन फाइनल स्टेट है तो ये डेफिनेटली डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको आप मर्ज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर क्यू एक फाइनल स्टेट और पी एक नॉन फाइनल तब भी ऑब्वियसली विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अच्छा, तो ये तो हमारे सबसे बेसिक हो गया ना। अब एक और कंडीशन भी है, अगर फॉर सम इनपुट ए, ठीक है, आप अपनी पी वाली स्टेट के ऊपर अगर ए डालते हो और क्यू वाली स्टेट पे ए डालते हो और आपको जो रिजल्टिंग स्टेट्स मिलती हैं इस ट्रांजिशन के बाद वो आपस में डिस्टिंक्ट है ना, तो पी क्यू भी आपस में डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली एक सेल्फ रेफरेंशियल बन गए, रिकर्सिवली चलता जाएगा, तो इसको कंप्यूट करना रॉ काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक विजुअल तरीका है इसके लिए, जिसके अंदर हम ये पिरामिड वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये पिरामिड वाले काम के लिए आप यहाँ पे देख लो, तो ये आपके पास एक स्टेट डायग्राम है, ठीक है, कहाँ गया प्रेजेंट, हाँ ये लो, ठीक है। ये आपके पास एक स्टेट डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास ये 10 स्टेट्स टोटल आ गई हैं। तो आपने हर पॉसिबल यूनिक पेयर के लिए ना ये एक स्टेयर केस बना दिया, जैसा CYK के अंदर बनता था, ठीक है। तो ये वाला जो है सेल, ये बता रहा है कि क्या 0 और 1 डिस्टिंक्ट है, ये वाला बता रहा है कि क्या 0 और 2 डिस्टिंक्ट है, इसी तरह ये बता रहा है 9 और 7 डिस्टिंक्ट है, एट्सेट्रा। तो ये तमाम पेयर्स हो गए आपके। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले अगर आपको नज़र आ रहा है कि देखो 0 एक नॉन फाइनल स्टेट है, 8 एक फाइनल स्टेट है, तो सबसे पहले तो सिंपली इनको तो कर दिया ना, या ये ज़्यादा स्लो है एनिमेशन के साथ। ये देखो, ये जो है ये बस आप हर पेयर को देख रहे हो और देख रहे हो क्या ये कोई फाइनल और नॉन फाइनल वाला पेयर तो नहीं है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि मतलब आप इधर आते हो, आप देखते हो क्या 3 और 1 एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा 3 एक फाइनल स्टेट है, 1 एक नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, कभी मर्ज नहीं हो सकता। तो हम इसको मार्क करते गए जब तक सारे भर नहीं गए, जब तक हमने सारे कवर नहीं कर लिए। अब दूसरी वाली कंडीशन आती है। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी कि क्या किसी ट्रांजिशन के बाद, मतलब लेट्स से ए के बाद, ए रिसीव करने के बाद किसी फाइनल स्टेट में चला जाएगा, बी के बाद किसी में चला जाएगा। तो उसके अंदर ये है कि अब हम आते हैं वापस शुरू से, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे 0 और 1 पे। 0 के ऊपर अगर ए आ जाए और 1 के ऊपर ए आ जाए, 0 जाता है 1 के ऊपर, 1 जाता है 8 के ऊपर। 1 एक नॉन फाइनल स्टेट है, 8 एक फाइनल स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप को जो इसको इवैल्यूएट करने के बाद मिल रहा है ना पेयर, आपने वो देखने कि क्या पहले का मार्क्ड है या नहीं है। अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करते जानी है। अब ये आपकी सेकंड इटरेशन हो गई। इसी तरह आप करते जाओगे, यूं चलते गए जब तक सारे आपने चेक नहीं कर लिए। अब आप एक और इटरेशन करोगे। अब आप देखोगे कि क्या क्योंकि अब जो ये ब्लू वाले सेल्स है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन के साथ हमें पता चले कि डिस्टिंक्ट है। ये अब सेकंड इटरेशन में पता चलने वाला कि क्या 2 ट्रांजिशंस के बाद जाके भी ये डिस्टिंक्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अब हम 2 के लिए चेक करेंगे कि फिर से वही फॉर्मूला है, काम आप वही कर रहे हो कि ये आपके पास सेल है 2 और 1 के बीच में। तो 2 के ऊपर अगर ए आ जाए और 2 के ऊपर अगर बी आ जाए, उनके अंदर इन पेयर्स के लिए आप ये टेस्ट कर रहे हो कि 8 3 का पेयर आपको मिलता है, 2 2 का पेयर मिलता है। 8 3 का पेयर जो है वो मुझे नहीं कहीं नज़र आ रहा कि मार्क्ड हो। ये 8 ये रहा 3 और 8 कहाँ पे गया, ये रहा 3 और 8 का पेयर, ठीक है। इसी तरह 2 2 का पेयर है, वो भी कहाँ हो गया, 2 और 2 2 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो सेल्फ रेफरेंशियल है ऑब्वियसली। तो ये अभी भी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सेल के ऊपर। इसके ऊपर भी तमाम इनपुट्स के लिए तमाम पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको देखते हैं कि मार्क्ड है अनमार्क्ड है, मार्क्ड है अनमार्क्ड है। तो आपको यहाँ पे जाके नज़र आएगा कि अब वो एक ब्लू पेयर में फॉल करता है, जिसकी वजह से आप ऐसे कर लोगे और आप यही प्रोसेस रिपीट करते जाओगे जब तक आपका चेंज होना बंद नहीं हो जाता।
ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होना बंद हो गया, तो अब हमें पता चल गया कि अब बंद कर सकते हैं। अब हम देखें कि क्या चीज़ें डिस्टिंक्ट है क्या नहीं है। जो सारे कलर्ड में है ना वो सारे डिस्टिंक्ट है, और जो सारे नॉन कलर्ड हैं वो नॉन डिस्टिंक्ट है, मतलब आप उनको मर्ज कर सकते हो। तो ये एक वाइट सेल है, ये है 1 से 2, तो 1 और 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। इसी तरह 1 से 5 और 2 से 5 ये भी इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये 4 और 3, ये भी इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, तो आप 4 और 3 को भी मर्ज कर सकते हो। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करते गए और आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डी एफ ए मिनिमाइजेशन करते हो। सॉरी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाया, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। टाइप शॉट, गुड लक।